चलो दोस्तों, सेकेंड चैप्टर मस्त रिवाइज करते. पेन निकाला. लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड की बातें होगी पहले आधे चैप्टर में, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बातें होगी. लॉ ऑफ डिमांड सीखने के पहले डिमांड क्या रहता है सीखना पड़ेगा. तो डिमांड मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ये टाइम पास बहुत हो गया, ध्यान दो. डिमांड क्या बोला? ये बोला डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेस. विलिंग एंड एबल. विलिंग मतलब इच्छा आहे आणि एबल मतलब ऐपत आहे. ॲट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब अगर प्राइस 10 रुपये तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा, अगर प्राइस 15 रुपये तो मैं कितनी खरीदूंगा, अगर 20 है तो मैं कितनी खरीदूंगा, और खरीद सकता हूं और खरीदने को तैयार हूं. इसको बोला जाता है डिमांड. कि इतने 10 रुपये पे इतनी डिमांड, 15 रुपये पे इतनी डिमांड. सोपा है डिमांड का विषय. इफेक्टिव डिमांड कोई भी थिंग्स का इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है. पहला तो डिजायर होना चाहिए. डिजायर मतलब उसमें मेरे को यूटिलिटी दिखनी चाहिए, मेरी वांट सेटिस्फाई करने की ताकत होनी चाहिए. डिजायर मेरे को डिजायर हो चीज खरीदने का. दूसरी बात मीन्स टू परचेस, मतलब मेरे पास रिसोर्सेस होने चाहिए उनको खरीदने का, और उसके बाद वो जो रिसोर्स है उसको उधर वापरने का इच्छा भी होनी चाहिए. विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डिजायर है कि अल्कोहल खरीदने का, नहीं, मेरे को नहीं है, डिजायर ही नहीं है तो डिमांड नहीं किया मैंने अल्कोहल का. अब समझ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिजायर है कि मैं एयरप्लेन खरीदूं. डिजायर है लेकिन मीन्स है क्या? नहीं, तो ये भी डिमांड नहीं हुआ. अब समझ, मेरे को इच्छा है कि मैं मोबाइल फोन खरीदूं, है ना, मोबाइल फोन का परफेक्ट एग्जाम्पल. डिजायर है, हाँ, मेरे को छोड़ के मेरे टावर को ज्यादा है. मीन्स है क्या? हाँ, लेकिन विलिंगनेस नहीं है. विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स. वो जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मैं बोला कहीं को मोबाइल फोन पे वाया घालने का, जो कुछ काम का ही नहीं. मम्मी के फोन में हो जाती रिकॉर्डिंग, अगर मम्मी का नहीं रहा तो टावर का वापर लेने का, बाकी चैटिंग का जिंदगी में सवाल नहीं. फिर कहीं को कुछ खर्चा करने का उस पर. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब मैं जो डिमांड करूंगा किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले उस कमोडिटी का प्राइस कितना है. अगर प्राइस जास्ती तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड में कॉम्प्लीमेंट्री यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स आते. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो दोनों साथ में वापरने वाले. तो कॉम्प्लीमेंट्री का भाव जास्त तो मेरा डिमांड कम. इससे समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है. दोस्त इसको मार्क कर. ये इनवर्स रिलेशन यानी डायरेक्ट रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूट मतलब या तो ये वापर या तो ये वापर. तो उसमें क्या होगा? इसका प्राइस बढ़ गया तो मैं ये वापरना शुरू करूंगा, तो एक्स का प्राइस बढ़ने पे वाई का डिमांड बढ़ जाता है. ये होता है डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन. इसमें अपन देखेंगे आगे जाके, लेकिन फिर भी अभी बोलता क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, इसका स्लोप ऐसे बनता है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन जाता है इसका. कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट अगर आप चाहो तो जगह भी अगर है तो बना सकते हो. जगह इधर है, ऐसा बना, उल्टा हो गया. आगे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास पैसा कितना है उस पर भी डिपेंड करता है. जैसे अगर नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इन्फीरियर गुड्स में उल्टा चलता है. इन्फीरियर गुड्स में कैसे है? क्योंकि पहले से मजा नहीं आ रहा मेरे को वो चीज वापरने में, लेकिन पैसों की कमतरता की वजह से वापरना पड़ रहा. अब अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं उस चीज का डिमांड कम करूंगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का खरीदने का ट्राई करूंगा मैं. और जो इसेंशियल गुड्स रहते उसमें इनकम बढ़ने से डिमांड पर खास फर्क नहीं पड़ता. आप ऑब्जर्व करना, इधर एरो बड़ा है, इधर का एरो कम है. भले ऊपर एरो लेकिन कम है. इसका मतलब क्या? इतना जास्त डिमांड नहीं बढ़ेगा इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के केस में. और लास्ट चीज देखो, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि भाव बढ़ेगा तो आज ही खरीद ले बाबा गुड्स. साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीदने को तैयार होंगे. अगर बैंक उधार में पैसा देने को तैयार है तो मैं ज्यादा खरीदूंगा. अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन लूंगा और सामान खरीद लूंगा. तो इंटरेस्ट रेट कम
तो डिमांड ज़्यादा। लॉजिकली सोचो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, टैक्सेस यानी सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट कम टैक्स लगा रहा तो ज़्यादा खरीदूंगा, अगर ज़्यादा टैक्स लगा रहे तो कम खरीदूंगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। तो अगर टैक्स ज़्यादा तो डिमांड कम, सब्सिडीज ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। लेवल ऑफ नेशनल इन्कम, अगर नेशनल इन्कम जास्त तो डिमांड जास्त। लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्क पड़ता कि नेशनल इन्कम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड ज़्यादा होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डिमांड कम रहेगा। समझा क्या तुमको? इसमें कुछ डाउट है? इसमें डिस्पोजेबल इनकम इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह का इंपॉर्टेंट है, और ये नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंट है। वैसे है सब इम्पोर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इसको रिवाइज करना आप। ठीक है, पहला पेज हो गया। अब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, जो कि किसने बोला है, अल्फ्रेड मार्शल। तो लॉ ऑफ डिमांड, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल अपना ये बोलता है अल्फ्रेड मार्शल कि अगर तूने प्राइस बढ़ा दिया कोई चीज़ का तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर तूने कोई चीज़ का प्राइस कम कर दिया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एकदम सोपा। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम, प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा। यहाँ पर होता है इनवर्स रिलेशन। इसलिए जो अपना डिमांड कर्व होता है वो कैसे बनता है? नेगेटिव स्लोपिंग। और अगर इसको मैंने टेबल के फॉर्म में बनाया कि प्राइस क्वांटिटी, इतने प्राइस पे इतना, इतने पे इतना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिमांड शेड्यूल। और इसको जब ऐसे ग्राफ पे उतारते तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व होता है। और प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांड का जब टेबल बनता है अपन तो उसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। ये पेपर में आने का स्कोप बहुत कम है, लेकिन अगर वो सोप्पा बनाना चाहता है पेपर तो ये ऐसे सोप्पी बातें डाल सकता है। इसमें ये बात जरूर याद रखना दोस्त कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। जैसे कि ये डिमांड कर्व, ये जो मैंने बनाया है ये लीनियर है, लेकिन हो सकता है ऐसे हो, है ना? इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन लीनियर। और इंडिफरेंस कर्व नहीं है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। स्लोप का फॉर्मूला बड़ा सोपा रहता, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी विथ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव की साइन क्यों देते हैं अपन? क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन देना पड़ता। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इस पे डिपेंड करता है स्लोप कितना है। और स्लोप मतलब पता है तुमको? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये जो b होता है ये स्लोप होता है, ये इसका फॉर्मूला स्लोप का। अभी फिलहाल ये काम का नहीं है, अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी विथ नेगेटिव की साइन ना टावर। डिमांड फंक्शन आ गया इधर। डिमांड फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है पता है क्या? ये आपको ऐसे बताएगा कि जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा डिपेंडेंट है। जैसे डिमांड डिपेंडेंट है किस पर? डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? डिटरमिनेंट्स देखा था, उस चीज की प्राइस, उसके अगल बगल वाले की प्राइस, उसका कंज्यूमर का इनकम कितना हो गया, है ना? इन सारी चीजों पे क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता है। तो ये लिखा जो मैंने वो होता है मेरा डिमांड फंक्शन। इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर a का मतलब होता है वर्टिकल इंटरसेप्ट और b का मतलब होता है स्लोप, p का मतलब प्राइस, q का मतलब क्वांटिटी। ओके, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है क्या है वो? कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड जास्ती। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे क्यों होता है, पर ये अपन सीखने वाले। 5 पॉइंट्स दिए हुए इसमें, 5 रीजंस दिए उसमें कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम या प्राइस कम करने से डिमांड ज्यादा क्यों होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक आध मार्क के लिए आएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलते हैं, एकदम ध्यान से सुन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका मतलब ये कि अगर 2 पेन है, एक पेन का भाव बढ़ गया, अब लोग क्या सोच रहे, यार ये पेन तो महंगा हो गया, एक काम करते अपन दूसरा पेन खरीद लेते हैं। तो जब ये पेन महंगा हो गया तो लोगों ने सब्स्टिट्यूट वापरना शुरू किया, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। इस इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। या इनवर्सली ऐसे सोचो कि प्राइस अगर कोई चीज की कम हो जाए तो रिलेटिवली चीपर हो जाएगा,
तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे दोनों पेन 100 रुपए के, ये 80 का हो गया। अब ये वाले क्या सोच रहे, ओए ये तो 100 का, ये तो 80 का, चलिए खरीदते अपन। समझ रहे तुमको? तो क्योंकि ये सस्ता हो गया तो उसके सब्स्टिट्यूट्स जो वापरते थे वो भी इस पे आ गए। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब क्या, कि प्राइस अगर कम होगी, अगर मेरी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रांग कब रहेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग कब रहेगा, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला कंडीशन, क्लोज सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। ये दोनों जो पेन है, पेन की बात कर रहा मैं, ये जो दोनों पेन है ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। नहीं तो समझा ये पैनल पे चलाने वाला पेन है और ये नोटबुक पे चलाने वाला पेन है, तो फायदा है कि कुछ इसका भाव कम हो गया? नहीं, सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, दोनों नोटबुक वाले पेन होने चाहिए, तो फायदा है। लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, ये पेन से जब ये पेन में स्विच होंगे अपन तो जास्त खर्चा नहीं आएगा। आणि लो इनकन्व्हिनियन्स ऑफ स्विचिंग, जास्त फरक भी नहीं पड़ता, इनकन्वीनियंस कुछ होने नहीं वाला है। तो सब्स्टिट्यूट से स्विच करने का कॉस्ट कम और स्विच करने में इनकन्वीनियंस भी जास्ती नहीं होगा। दूसरा आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव। अब जब कोई सामान सस्ता हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा जो मैं पहले पे करता था वो पे नहीं करना पड़ा, तो मेरी इनकम बढ़ गई काइंड ऑफ। तो क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा, तो प्राइस सस्ता होने से रिलेटिव इनकम बढ़ जाता है और लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इसको बोला जाता है प्राइस इफेक्ट। अब आगे क्या बोले, 3 पॉइंट्स छोटे छोटे। पहला बोला यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर प्लस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में चर्चा होने वाली विस्तार में, लेकिन अभी अगर डिस्कस करें अपन थोड़ा सा, तो देखो जब मैं एक पेन खरीदा तो मेरे को 10 खुशी मिली, लेकिन जब दूसरा पेन खरीदो तो 10 मिलेगी क्या? नहीं, मेरे को पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मतलब दूसरा पेन खरीदने पे 8 ही एक्स्ट्रा खुशी मिलेगी। इस वजह से जब प्राइस कम हो जाएगा तो मैं जास्त खरीदने को तैयार हो जाऊंगा। ये बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जैसे 2 पेन का एग्जांपल लेते अपन, पार्कर आणि ट्राइमैक्स। अब समझ ट्राइमैक्स आ रहा 100 रुपए का, पार्कर आ रहा 150 रुपए का, तो लोग क्या कर रहे, ट्राइमैक्स से वापर रहे, बाबा मेरे पास 100 रुपए। लेकिन जब पार्कर का भाव 100 रुपए हो गया तो ट्राइमैक्स वापरने वाले पार्कर पे आ जाएंगे, तो नवे कंज्यूमर्स आ गए। आणि डिफरेंट यूजेस, इसमें अपन ने मैंगो का एग्जांपल लिया था कि जब मैंगो पहले 500 रुपए का एक मैंगो आता था तो वापरते थे कि जास्त अपन नहीं, सिर्फ स्मेल लेके रख देंगे, थोड़ा सा खाया रख दिया, 500 रुपए का एक मैंगो। लेकिन जब भाव कम हुआ, 200 हुआ, एक मैंगो का 200, ठीक है, दिन में 1-2 खा लिए, एक भाग सबने मिलके। लेकिन जैसे 20 रुपए का एक मैंगो हो गया, खत्म। फिर उससे क्या क्या बनाएंगे, मैंगो की सब्जी, वो याद रहा तुम, तो मैंगो की सब्जी बनाएंगे, मैंगो का मिल्क शेक बनाएंगे, मैंगो की पापड़ी बनाएंगे, मैंगो की रोटी बनाएंगे, फ्रूटी बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, मस्तनी बनाएंगे, बस मैंगो मैंगो पहन के भी घूमते है ना वो कोई, तो हाँ, तो मल्टीपल डिफरेंट यूजेस। ठीक है, सस्ता होने पे अलग अलग चीजों में भी वापरा जाता है, इसलिए भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो उसके पीछे का लॉजिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपनी जिंदगी में, खुल जा, ये भाई से चलेगा, हे भगवान। ये दिख रहा ना, दिख रहा ना, चल 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 जल्दी। तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी, ये चाहिए क्या बराबर इसके अगला टॉपिक। तो अब पहला इफेक्ट, अच्छा ये पीछे ही लिखा ना था, भूल गया था तो आगे लिखा, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या रहता, मैंने देखा ये चीज वो वापर रहा तो मेरे को भी वापरने का है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये किसने बोला नाम याद रखने का है, जेम्स, आगे को तुम याद रखो। ये होता है डिजायर ऑफ पीपल टू एम्यूलेट, मतलब कॉपी द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। यार उसके पास मोबाइल है, मेरे को भी चाहिए, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। पीपल बाय थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल्स आर एबल टू हैव देम, उसके पास है इसलिए मेरे को भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या था, एक्सटेंड टू विच डिमांड इंक्रीजेस। मेरे पास पहले 5 शर्ट थे, लेकिन मैंने देखा बाकियों के पास 10-10 शर्ट है तो मैंने और खरीदे, इसको क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन में मेरे पास शर्ट ही नहीं थे, लेकिन मैं बोला यार वो वापर, समझ फॉर एग्जांपल एक ब्रांड के शर्ट नहीं थे मेरे पास, वो वापर रहा तो मैंने और इसलिए खरीदे, तो इसको बोला डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे पास उस ब्रांड के 5 थे, उसके पास 10 थे, बोलो अच्छा उसके पास 10 मेरे को और चाहिए, तो इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। ओके, स्नॉब इफेक्ट बड़ा प्यारा रहता। स्नॉब इफेक्ट क्या है, अब समझ मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड का शर्ट खरीदा और वो जो झाड़ू मारने वाला था उसने वो पहना था, अभी मैं बोलूँ यार उसके पास 2 है मैं 5 खरीदता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। मतलब एक्सटेंड टू विच डिमांड डिक्रीजेस बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग। मेरे को मजा नहीं आता अगर कोई जन वो सामान वापर रहा तो मेरे को वापरने की इच्छा नहीं होती, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। ये डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, मेरे को यूनिक बनने का है जिंदगी में, मेरे को अलग बनने का है जिंदगी में, और मेरे को उन लोगों से डिसोसिएट होना है फ्रॉम द कॉमन। सब जनच कोई चीज अगर वापर रहे, सब जन सीए कर रहे, मैं नहीं करूंगा। सब जन सीए सिखाना चालू कर रहे, मैं नहीं सिखाऊंगा। सब जन सीए इंटर सिखा रहे नगर में, फिर मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कोई सिखा रहा है नहीं तो फिर अपन सीखेंगे। टू बी यूनिक, तू नहीं सिखा रहा मैं तो सिखाऊंगा। वेबलिन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट बड़ा प्यारा रहता, पता नहीं कब मेरा टाइम आएगा इस इफेक्ट को महसूस करने का, आएगा जरूर। तो वेबलिन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब कोई महंगे गुड्स रहते हैं और उसको महंगे लोग खरीदने वाले, तो वो महंगे गुड्स जब और महंगे होंगे तो लोगों को लगे और भारी है तो वो और खरीदेंगे। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जितना महंगा होएगा लोगों को उतना भारी लगेगा, भले 2 यूज में फट जाए वो पैंट। अभी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला एक्सेप्शन है कॉन्स्पिशियस गुड्स। अपने वेबलिन इफेक्ट अब बीच हमने देखा कि प्राइस बढ़ने पे उसका डिमांड कम हो जाता है, तो कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गया। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स मतलब वो इंफीरियर गुड्स जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और मेरे बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा वो कंज्यूम करते हैं, इसको बोला जाता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मतलब क्या, पहले इतना भाव था तो मैं इतना डिमांड कर रहा था, अब भाव कम हो गया तो मैं कम डिमांड करूंगा, भाव कम तो डिमांड कम, इस वजह से अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कॉन्स्पिशियस लेकिन नेसेसिटीज, यहाँ पे था कॉन्स्पिशियस गुड्स, यहाँ पे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। मतलब पहले तो नेसेसिटी नहीं था, लेकिन इतने सालों से अपनी सोसाइटी उसको वापरती जा रही कि अब लगता है वो नेसेसिटी है। जैसे 50 साल पहले की अगर बात करो आप, तो किसी के पास टेलीफोन भी नहीं होता था शहर घर में, बाजू वाले के घर में जाके बात करने की ऐसे कंसेप्ट चलता था, बाजू वाले के घर में जाके टीवी देखो। लेकिन आजकल टावर को भी इच्छा है कि मेरे पास फोन चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए। क्लास में आने के पहले टावर फोन करके बोलते भैया एसी चालू कर दो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, तो आगे जाके अगर लग रहा है कि प्राइस ज्यादा होएगा तो मैं आज ही ज्यादा खरीदूंगा, तो प्राइस ज्यादा और डिमांड ज्यादा। एक्चुअली ये लॉ टूटा नहीं भला क्या यहाँ पर, ये दिस इज नॉट इनवैलिडेशन ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बातें कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे। हो सकता है लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही ना, उसको पता ही ना चले कि प्राइसेस बढ़ गए। जैसे कि वो जो प्रिंटर के पेजेस है, मैं एक बार 10 का बॉक्स लाया, फिर डायरेक्ट 6 महीने बाद फिर से लाना पड़ता। अब मेरे को याद रहेगा 6 महीने पहले क्या भाव का था, मैं जाऊंगा लेके आऊंगा। हाँ बोलते रहो। इरैशनल बिहेवियर, बोला जान देना किधर तो इतना टेंशन लेने का, खरीद ले। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, अब नेसेसिटीज अगर महंगी हो गई तो मैं कम वापरूंगा क्या, नहीं। जैसे नमक कितना भी महंगा वापर नहीं पड़ेगा, तंबाकू कौन बोला। स्पेक्युलेटिव गुड्स, स्पेक्युलेटिव गुड्स क्या रहते कि मैं आज खरीदूंगा लगेज बेचूंगा प्रॉफिट होने पे।
तो जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे कोई भी शेयर्स के भाव अगर बढ़ते जा रहे हैं ना, सबको इच्छा होती है यार मैं खरीदूं क्या खरीदूं क्या खरीदूं क्या, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है आगे जाके और महंगा होगा। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। इसका एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। ये थे अपने एक्सेप्शंस। सबसे सोपा, सबसे प्यारा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे लिख के ले चल, एक सवाल आएगा, नहीं आया तो पैसा वापस। इस पे एक सवाल आने वाला पेपर में, चेंज इन डिमांड, अपने पेपर में जो कल परसों होगा। चेंज इन डिमांड में आते हैं वेरिएशन आणि चेंज। वेरिएशन मतलब जो प्राइस में चेंज होगा उसके वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। आणि अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो चेंज आया उसको बोलते हैं चेंज। ओके, अदर फैक्टर्स क्या रहता है? जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज, टैक्सेस, वो सारी जो बातें आती वो अदर फैक्टर्स में आता है। तो अदर फैक्टर्स अगर फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल चेंज आया तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइजेस अगर बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगा, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। जब है ना दोस्त एक्सपेंशन होता है तो डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों केस में डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व वही रहेगा। पहले भी यही था, अभी भी यही, बस पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाता है। लॉजिक बड़ा सिंपल। एक्सपेंशन हुआ मतलब क्या? प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा, तो पहले इतना प्राइस था, इतना डिमांड था, अब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। हो गया क्या नहीं नीचे शिफ्ट? तो इधर एक्सपेंशन के केस में नीचे शिफ्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन के केस में ऊपर शिफ्ट होता है। इंक्रीज डिक्रीज के केस में सीधा डिमांड कर्व भी चेंज होता है। जब जैसे डिमांड अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया तो डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अनफेवरेबल फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कम हो गया तो सीधा नीचे शिफ्ट हो जाएगा अपना डिमांड कर्व। इसमें प्राइस पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, वो चेंज नहीं होने वाली। यूनिट का नाम था लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड बहुत फास्ट लेकिन पूरा रिवाइज करा है। गया क्या डोचके में सबके? अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बातें करते हैं। तो 3 टाइप की इलास्टिसिटी, इनफैक्ट 4 टाइप की इलास्टिसिटी के बारे में बातें करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे टॉपिक छोटा छोटा होते चलेगा। सबसे ज़्यादा बातें प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में होने वाली है, लेकिन उसके पहले इलास्टिसिटी मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड मतलब क्या? कि कितने प्राइस पे कितना खरीदना चाहते हो, इसको बोलते डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब क्या? कि अगर प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज होगा, ये बोला लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन कितना चेंज होगा, अमाउंट बता मेरे को। अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड को बोला जाता है इलास्टिसिटी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो डिमांड जो जो चीजों पे डिपेंड करता है उसमें से एक वेरिएबल में जब चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा तेरा क्वांटिटी डिमांडेड, उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। फॉर्मूला सोपा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या 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 हो सकता? प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, बाजू वाले का प्राइस हो सकता है, या एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो सकता है। इन चारों के बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा भी बहुत रहते, अपने सिलेबस में 4 है। बातें शुरू करते प्राइस इलास्टिसिटी से। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोला? प्राइस इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ओन प्राइस, खुद के प्राइस में, उस गुड्स के प्राइस में चेंज। जैसे लैपटॉप का अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलना है तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम होने वाला है। कितना कम होगा? स्केच प्राइस बढ़ने से स्केच क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। जितना इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा वो उतना जास्त सेंसिटिव है प्राइस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि प्राइस इलास्टिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या कि अगर 1 रुपया प्राइस में चेंज करा तो 2 क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी 10 है मतलब 1 रुपया बढ़ाने से 10 यूनिट कम होंगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी में बोलूं 0.5 है तो 1 रुपया बढ़ाने से आधाच क्वांटिटी कम होगा। ठीक है, फिर ये जास्त इलास्टिक है या नीचे वाला ऊपर वाला, ये नंबर जितना ज्यादा उतना जास्त उसको फर्क पड़ता है प्राइस चेंज होने से।
ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी, सिंस प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होता है, इस वजह से वो इनवर्सली रिलेटेड है, तो प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होता है। इसमें पहला इलास्टिसिटी की बात करते हैं अभी, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी यहां पर क्या आया अभी चलने, तो पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब अगर इधर बना है ये जो मेरे डिमांड कर्व है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी वो अगर पता करना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी वापरा जाता है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, ये प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बोलता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व एंड यूज्ड वेयर चेंज इन प्राइस इज इन्फिनिटिसिमल, वर्ड याद रखने का इन्फिनिटिसिमल। जैसे एक गाड़ी पहले 20 लाख रुपए की आती थी, अब वो गाड़ी का भाव बढ़ गया 20,02,100, या इतना भी नको, 20,01,000, 100 रुपए भाव बढ़ेगा गाड़ी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये निकालने के लिए आपको पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करना पड़ता है। और यहां पर क्योंकि इतना छोटा चेंज आया तो यहां पर आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इलास्टिसिटी, ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये बोला चेंज नको लू कि चेंज की कीमत च नहीं कुछ, इसका डेरिवेटिव निकाल, तो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यहां पे भी नेगेटिव वापरना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला मेथड ज्योमेट्रिक मेथड, सबका फेवरेट, एकदम सोपा, 12वीं में 4 मार्क देके जाता था। ये क्या बोला, सेंटर में प्राइस इलास्टिसिटी 1 होता है, नीचे 0 होता है और सबसे ऊपर इंफिनिटी होता है। जैसे नीचे आएंगे यहां से लेके यहां तक लेस देन 1 और यहां से लेके यहां तक ग्रेटर देन 1, इतना ही याद रखो। आर्क इलास्टिसिटी क्या बोलता है, आर्क इलास्टिसिटी बोलता है कि पहले इधर प्राइस था अब इधर हो गया, तो कितना आया चेंज, बता मेरे को, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है। तो उसमें आपके पास दो डेटा आ गया, P1 PQ Q1 P1 P2 Q1 Q2, तो इसके मदद से ये फॉर्मूला लगाएंगे और आर्क इलास्टिसिटी निकालेंगे। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, Q2 P2 प्लस P1 अपॉन P2। अभी फॉर्मूला याद रख यार, सोपा यार, क्या सब में सीखाओगे, ठीक है चल सीखे थे। क्यू 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 नो को पूछो, पी 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 2 2 1 1 2 2 1 माइनस प्लस प्लस माइनस अपॉन अपॉन इंटू। इतना सोपा रहता, 50 बार वीडियो देखो ये तुमको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, इसको मार्क करेंगे। ये पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज एकदम मस्त भाई की सीखेंगे तुम। अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, इसको बोला जाता है यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिक, इसका मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 है आणि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी 10, तो इधर लाई करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 5, प्राइस 5, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 3, कम फायदा फर्क पड़ा तो इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0, नो चेंज, नो फर्क, परफेक्टली इन इलास्टिक, नो चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 30%, जास्त फर्क पड़ रहा है तो इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 होता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0.1%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 1500%, परफेक्टली इलास्टिक, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, इसका ग्राफ इधर से शुरू होते हैं और ऐसे 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 यहाँ तक जाता है। अब कौन सा सुपर, ये सुपर पड़ेगा, ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। नीचे क्वांटिटी होता है ना, तो यहाँ पे इस प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बेच पा रहा मैं। अब जैसे तोड़ा किया तो रिलेटिवली इलास्टिक, ऐसे किया यूनिटरी इलास्टिक, थोड़ा और किया रिलेटिवली इन इलास्टिक, और ये तो एकदमच परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, एकदम सुपर रहता। बढ़ेंगे आगे, पेपर में ऐसे ऐसे करने का मस्त। मेरा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, हम सबका फेवरेट।
टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड बड़ी प्यारी, बड़ी सोपी बातें करते हैं। इसका ये बोलना है कि जब मैं प्राइस में चेंज करूंगा तो उस प्राइस में चेंज की वजह से कंज्यूमर के खर्चे में या बिजनेसमैन के रेवेन्यू में चेंज आएगा। उस चेंज की मदद से आप ये बता सकते हो कि इलास्टिसिटी कैसी है, रिलेटिवली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। क्या बोला कि प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में चेंज होएगा। उस चेंज को देख के आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ा और खर्चा चेंज ही नहीं हुआ तो यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस कम हुआ और खर्चा चेंज ही नहीं हुआ तो यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा, मैंने चीजें महंगी करी और लोग खर्चा फिर भी ज्यादा कर रहे, महंगा होने पे भी लोग और खरीद रहे, मतलब फर्क पड़ रहा क्या? नहीं फर्क पड़ रहा, इसलिए लेस देन वन। मतलब प्राइस बढ़ाने का फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, मैं खरीदने वाला। प्राइस बढ़ाने पे लोग और खरीद रहे, मतलब भले ही कम खरीद लेकिन खर्चा बढ़ रहा है उनका। जैसे अगर पहले प्राइस 10 रुपए थी, मैं 5 खरीद रहा था, अब प्राइस 20 रुपए हो गई, मैं 4 खरीद रहा। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हुई, लेकिन पहले 50 रुपए खर्चा हो रहा था, अब 80 रुपए खर्चा हो रहा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। अगर मैंने प्राइस कम किया और इससे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम कर रहा मैं और इससे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब लोग उतावले हो गए, ये सस्ता हो गया और खरीद, बहुत खरीद, मतलब यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे ही समझा कि राजपाल में सेल है, आखा अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट उधर जाता, अपने को हो जाता स्नॉब इफेक्ट। तो जब अक्खा नगर डिस्ट्रिक्ट उधर जाएगा, प्राइस कम होने की वजह से लोगों का खर्चा बढ़ रहा, जिधर 5,000 की साड़ी खरीदनी चाहिए थी उधर 20,000 की खरीद के आ गए, ये सस्ती है। तो प्राइस कम होने से अगर खर्चा बढ़ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर, लोगों को बहुत फर्क पड़ा प्राइस के कम होने से, इसलिए उसका खर्चा बढ़ गया। प्राइस के कम होने से खर्चा बढ़ गया। इतना याद हो गया तो नीचे का तो हो जाएगा कि मैंने प्राइस कम करा और मेरा खर्चा कम हो गया। प्राइस कम करा और खर्चा कम हुआ, मतलब लोगों को फर्क नहीं रुक, हाँ बरोबर है, मैंने प्राइस कम करा और लोगों ने कम खरीदा, कम खर्चा कर रहे, लोगों को फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा लोगों को फर्क, इसलिए लेस देन वन। प्राइस कम करने से अगर खर्चा कम हो गया तो लेस देन वन। मैंने जैसे ही प्राइस कम किया, लोगों का खर्चा बढ़ गया, या मैंने प्राइस बढ़ाया, लोगों ने कम खर्चा करना शुरू किया, लोग बोले जा मेरे को नहीं खरीदने का, ओच महंगा बेच रहा तो मेरे को नहीं खरीदने का, मतलब फर्क पड़ रहा लोगों को, तो ये ग्रेटर देन वन। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे ना तो जम जाएगा। प्राइस या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर या तो बढ़ेगा या सेम रहेगा या कम होगा। सेम के केस में तो इक्वल टू वन, टेंशन नहीं। यहाँ पर प्राइस बढ़ने से खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ाया फिर भी लोग पागल जैसे खर्चा कर रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेस देन वन। अगर ये लेस देन वन तो ये ग्रेटर देन वन, ये ग्रेटर देन वन तो ये लेस देन वन, ये लेस देन वन तो ये ग्रेटर देन वन, ऐसे पूरा बन जाता, सुप्पा एकदम। अभी इसी को अपन अदर वे राउंड देख सकते, डिमांड के नजरिए से, कि डिमांड अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाया तो टोटल रेवेन्यू चेंज नहीं होने वाला। ऊपर वही तो देखा था कि अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो खर्चा मेरा चेंज नहीं होगा, यूनिटरी इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा या कम कर, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। जब इन इलास्टिक होता है मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो जब प्राइस बढ़ाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, प्राइस कम करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। तो ये टीआर जो है इन इलास्टिसिटी के केस में प्राइस के साथ चलता है और इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। जब इलास्टिक होता है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, उल्टा चलता है, प्राइस बढ़ गया टीआर कम, प्राइस कम टीआर ज्यादा, प्राइस ज्यादा टीआर कम, प्राइस कम टीआर ज्यादा, उल्टा चलता है तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी इफेक्ट। और इसी चीज को फिर से तीसरे नजरिए से भी देख सकते हैं अपन, इफेक्ट के हिसाब से। जब प्राइस इफेक्ट है अगर तो प्राइस बढ़ाने से टीआर बढ़ेगा, और इसी को इलास्टिसिटी के नजर में क्या बोलेंगे तुम, इलास्टिक या इनइलास्टिक?
इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस इफेक्ट है तो इनइलास्टिक। अगर प्राइस कम करने से टीआर कम हो रहा है तो प्राइस इफेक्ट चल रहा है, मतलब इनइलास्टिक। अगर प्राइस बढ़ाने से टीआर कम हो रहा है तो इलास्टिक, क्वांटिटी इफेक्ट। खत्म, इतनी जिंदगी इसकी, इससे ज्यादा इज्जत नहीं देने की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन वो चीज है जो प्राइस इलास्टिसिटी कितना रहेगा, ये डिटरमाइन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा है तो मेरे को ज्यादा फरक पड़ेगा, लगेच उधर जाऊंगा, तो सब्सटीट्यूट जास्त तो इलास्टिसिटी जास्त। इलास्टिसिटी का मतलब फरक कितना पड़ता है, ये अगर समझो तो ये आगे का पूरा समझ आएगा। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, अगर जास्त बजट खा रहा तो मेरे को जास्त फरक पड़ेगा, तो अगर इनकम का परसेंटेज जास्त कंज्यूम कर रहा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। नेचर ऑफ नीड अगर लग्जरी वाला है तो फर्क जास्त पड़ेगा, महंगा हो गया और गरीब। नेसेसिटी तो फर्क पड़ नहीं दे सकता, मैं नमक उतना खाना ही है, प्राइस बढ़ो नहीं तो कम हो, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इलास्टिसिटी कम। नंबर ऑफ यूजेस टू विच दे कैन बी पुट, अगर नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा। जैसे मैंगो थोड़ा भी सस्ता हो लगे हर जगह पे वापर, तो उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ यूजेस उसके ज्यादा है। टाइम पीरियड की अगर बात करें अपन तो टाइम पीरियड जास्ती तो इलास्टिसिटी जास्ती। जैसे पेन खरीदते हो जास्त विचार करते कि टीवी खरीदते हो, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चलना है ना, उसमें ज्यादा भारी वाला करें। पेन खराब तो खराब बदल लेंगे, है ना। लैपटॉप खरीद तो खराब बदल लेंगे, बाइक को बदल सकते क्या, तो उसमें जास्त ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हाँ बोलने के पहले जास्त विचार करो, गाई करने की नहीं। बड़े भाई की आज का नुस्खा, कंज्यूमर हैबिट्स, अगर वो हैबिचुअल है तो फर्क पड़ता क्या, आदेश फर्क पड़ता क्या, नहीं। हैबिचुअल कितनी भी महंगी हो जाए अपन खरीदेंगे, तो हैबिचुअल जितना रहेगा इलास्टिसिटी उतना कम। टाइट डिमांड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना पैनल नहीं चल पाएगा, फोन नहीं चल पाएगा, एसी नहीं चल पाएगा, फैन नहीं चल पाएगा, लैपटॉप नहीं चल पाएगा, मोबाइल नहीं कुछ चीज नहीं चल पाएगा, है ना, कुछ चीज नहीं चल पाएगा। तो टाइट डिमांड है, तो जितना डिमांड जास्त टाइट है उतना इलास्टिसिटी कम रहेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भाव क्या है बोलो मेरा, नहीं पता किसको, क्योंकि वो पूरी अपनी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट है। तो कितनी भी महंगी हो जाए अपन इलेक्ट्रिसिटी वापरने वाले, इतनी इलास्टिसिटी कम है, समझा क्या। गोल्ड का भाव बता, सबको पता है भाव बढ़ रहा, क्योंकि वो लग्जरी है ना, जितना लग्जरी जास्त इलास्टिसिटी ज्यादा, फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है तो अपने को उसका भाव पता होगा, इधर फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए अपने को उसका भाव नहीं पता। ऑटोनोमस मतलब एकटा वापरने वाला, उसको मैं किसी के साथ टाइट नहीं, तो उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। प्राइस रेंज, अगर मिडल रेंज है तो इलास्टिसिटी ज्यादा। बहुत सस्ता भी होता है तो भी अपन भाव नहीं देते उसको इतना, बहुत महंगा है तो ऑलरेडी महंगा है, जास्त भाव नहीं देंगे। तो जो मिडल वाले रहते वो बेचारे इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा रहती है। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है तो उसका इलास्टिसिटी कम होगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आइटम मतलब क्या, अभी तेरे को कैसे बोलूँ, जैसे बड़ी शॉप, खाना खाने पे होटल में बड़ी शॉप पुकड़ देते, तो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है, इतना जास्त उसका इलास्टिसिटी महंगा होगा तो भी बड़ी शॉप तो खाएंगे अपन, है ना। आगे बढ़ते जिंदगी में, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया दोस्त खत्म। आगे बढ़ रहे अपन इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी क्या बताएगा कि अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ तो उसके डिमांड में किससे चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इतना चे बस, कितना प्यारा नोट से, वाह रे वाह। प्राइस इलास्टिसिटी इतने में खत्म हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो तुमको पता है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इंटू इनकम, ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये ध्यान से सुन के, ये इलास्टिसिटी का नंबर लाइन बनाया मैंने। अगर इलास्टिसिटी 0 है तो मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डिमांड इज अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो जितना इनकम में चेंज बराबर उतना ही क्वांटिटी में चेंज। अगर इन दोनों के बीच में किधर आते हैं, इसका मतलब क्या, अब 1 से तो कम है लेकिन 0 से ज्यादा। हाँ, 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन 1 से कम है, इसका मतलब क्या कि कम बढ़ेगा। इनकम इतना बढ़ा
तो ये इतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। अगर ये बढ़ा इतना ये भी इतना तो यूनिटरी इलास्टिक, ये बढ़ा इतना ये कम हो गया तो ये नेगेटिव इलास्टिसिटी नेगेटिव में चला गया, ये बढ़ने के जगह पे कम हो गया, इनफीरियर गुड्स। अगर कम बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल गुड्स या नेसेसिटी बोल रहे। कि जैसे कि अगर मेरी इनकम 10 गुना हो गई तो क्या मैं 10 गुना फ्रूट्स खाऊंगा क्या? नहीं, तो इतने ज्यादा नहीं, हो सकता है 2 गुना खाओ, तो वो नॉर्मल गुड्स या नेसेसिटीज हो जाते हैं। और लग्जरी में क्या आता है 1 से ज्यादा, जब 1 से इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी इनकम इलास्टिसिटी। जैसे अगर मैं 2 गुना जब पैसा कमा रहा तो ऐसे नहीं कि गोल्ड 2 गुना खरीदूंगा, 2 गुना से ज्यादा खरीदने वाला मैं गोल्ड, तो इसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, जिसमें इनकम अगर इतना चेंज हुआ तो ये इतना चेंज हो जाएगा गुड्स का डिमांड। झालं, खत्म, विषय क्लोज। एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूंगा इस चीज को कि अगर इलास्टिसिटी इज 0 तो फर्क ही नहीं पड़ता, इलास्टिसिटी इज 1 तो जितना इनकम में चेंज आया उतना ही बराबर से डिमांड में चेंज आया। इन दोनों के बीच में जब रहते तो इनकम में जितना चेंज आया उससे कम डिमांड में चेंज आया, इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स या नेसेसरी गुड्स। इसके आगे जब जाते अपन तो इनकम में जितना चेंज आया डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आया, इसको बोलते हैं लग्जरी गुड्स। यानी ये साइड पे जब रहते तो इनकम में चेंज आने से डिमांड कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनफीरियर गुड्स। चलो अब है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस में 2 आते, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। अब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर महंगा हो गया तो मैं भी नहीं वापरूंगा चांदी, वो महंगा हो गया तो वो तो नहीं वापरना है, वो नहीं वापरना तो ये वापर के क्या फायदा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें बाजू वाला महंगा हो गया इसलिए मेरी डिमांड कम हो गई, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इधर उल्टा रहता कि अगर चाय महंगा हो गया तो मैं कॉफी पी लूंगा, तो चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ये बढ़ने से ये बढ़ रहा, इसलिए पॉजिटिवली स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग रहता और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता। इसमें ना दोस्त डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होता है और इसमें डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या कि ये ना बाजू वाले का भाव से मेरे क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा, मतलब ये जो चेंज इन डिमांड है ये चेंज है अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो जाएगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये साइड में शिफ्ट हुआ, मेरा प्राइस उतना चाहिए लेकिन पहले इतना बेच पा रहा था अब कम बेच पा रहा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया। अब जब सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया तो मेरी प्राइस तो इतनी है लेकिन मेरे लोग मेरे पास ज्यादा आ रहे, तो पहले इतना बेच पा रहा था अब इतना बेच पा रहा, तो यहां पर क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव जब बढ़ जाएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा डिमांड कर्व में, सब्स्टिट्यूट का भाव जब बढ़ जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा डिमांड कर्व में। और लास्ट में अपना एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या बोलता कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरा डिमांड एडवर्टीजमेंट के खर्चे पे, और फॉर्मूला तो एकदम सेम और ये विषय भी एकदम सेम कि अगर 0 है मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर डिमांड बढ़ने नहीं वाली, तो एडवर्टीजमेंट करके ही मतलब नहीं है। अगर 1 है इसका मतलब क्या, जितना परसेंटेज खर्चा बढ़ाया उतना ही परसेंटेज डिमांड बढ़ा। लेस देन 1 का मतलब क्या कि एडवर्टीजमेंट पे जितना खर्चा बढ़ाया डिमांड में बढ़ा लेकिन बहुत कम बढ़ा, कंपेरेटिवली कम बढ़ा। और ग्रेटर देन 1 जब रहता है इसका मतलब क्या कि एडवर्टीजमेंट में अगर 20% खर्चा बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांड में 30, 40, 50% डिमांड बढ़ जाएगा। इसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर का पहला यूनिट अपना रिवाइज हो चुका दोस्त। मिलते अगले वीडियो में। ओ सॉरी।